तुम भी पियो, तुम भी पियो, हम भी पिए रब की मेहरबानी। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। तुमने भी संवारी है, हमने भी संवारी है, ये ज़मीं तुम्हारी है, ये ज़मीं हमारी है। होलियों के रंगों सी, ईद की सेवइयों सी, मंदिरों के फूलों सी, सुबह की अज़ानों सी। इस ज़मीं पे लिखना है प्यार की कहानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे। बहुत ही खूबसूरत भाईचारे और एकता की ये मिसाल। नमस्कार, आदाब, मैं समीना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। प्रोग्राम आप ही का अपना है शख्सियत। आज के मेहमान कलम की दुनिया का एक रोशन सितारा हैं। उनके कलम से तहरीर कुछ शेर मैं भी रखना चाहूँगी। अर्ज़ किया है कि हम अपने आप की पहचान लेके आए हैं, नए सुखन नए इम्कान लेके आए हैं। या वो ये भी कहते हैं कि ज़िंदगी जीने का पहले हौसला पैदा करो, सिर्फ ऊंचे खूबसूरत ख्वाब मत देखा करो। लफ्ज़ों को एहसास में पिरोकर उन्हें अवाम के दिल में उतर जाने का हुनर बखूबी आता है। शख्सियत में आज मुलाकात मशहूर व मारूफ शायर मंजर भोपाली से। भोपाल जिसे तहजीब का शहर कहा जाता है, जहां एक से बढ़कर एक महफिलें हुआ करती रही हैं। इन रंगों को सजाया भोपाल की बाशिंदों ने, बुजुर्गों ने, कला संस्कृति के चाहने वालों ने। और ऐसी ही तहजीब की नुमाइंदगी करते हैं यहाँ के मशहूर शायर मंजर भोपाली। सारी हदें दिल से मिटाने में लगे हैं, इस अर्ज को आकाश बनाने में लगे हैं, इस अर्ज को आकाश बनाने में लगे हैं। और शेर देखिए, फूलों के लिए जख्म भी खाना है जरूरी, हम लोग अभी कर्ज चुकाने में लगे हैं, हम लोग अभी कर्ज चुकाने में लगे हैं। मंजर भोपाली की शख्सियत अपने वालिदैन और अपने भाइयों बहनों की शफकत के तले परवान चढ़ी। मंजर भोपाली ने जिद्दोजहद का एक लंबा दौर भी देखा, लेकिन यही संघर्ष उनके शेरों में ढला तो समाज में इनकलाब भी लाया। पिछली 3 दहाइयों से मंजर गजल की नोक पलक संवारने में लगे हुए हैं। कलाम के साथ साथ कुदरत ने उन्हें खूबसूरत तरन्नुम भी अता किया है। मैंने अल्लाह से बस खाके मदीना मांगी, लोग अपने लिए क्या क्या नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, मांगने वाले से कासा नहीं मांगा करते। आज की रात कैफी आजमी साहिब ने उनके लिए लिखा कि मंजर की हौसलामंद तबीयत चंद मुशायरों पर अपनी छाप छोड़ के मुतमईन नहीं हो सकती। वो एक सदी पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। शेर आपकी नजर कर रहा हूँ कि खुद अपने आप सुधर जाइए तो बेहतर है, खुद अपने आप सुधर जाइए तो बेहतर है, ये मत समझिए कि दुनिया सुधरने वाली है,
ये मत समझिए कि दुनिया सुधरने वाली है। देश के साथ साथ विदेशों में भी उनकी आवाज और कलाम का जादू सर चढ़कर बोलता है। हुस्न दुनिया की हर एक शय में बहुत है, लेकिन हुस्न दुनिया की हर एक शय में बहुत है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो उसकी अदा तक पहुँचे। यही वजह है कि हिंदी जानने वाले उन्हें अपना कहते हैं तो उर्दू वाले अपना। बोले जहाँ पे खत्म मसीहाई हो जमाने की, जहाँ पे खत्म मसीहाई हो जमाने की, वहाँ हर एक मसीहा उनके एक से बढ़कर एक शेरी मजमुए उनके अदब की तई खिदमत को जाहिर कर जाते हैं। अपने सफर में एक बेहतरीन हमसफर और उनकी बेटियां उनका सबसे बड़ा सरमाया है। मंजर भोपाली की तख्लीकी खिदमत के लिए उन्हें बेशुमार अवार्ड से भी नवाजा गया है। आज की तारीख में भी वो अदब और समाज में नए संदेश देने का काम बखूबी कर रही हैं। ये धरती दूर होली सी, दिवाली और रंगोली सी, ये धरती पूनम बैसाखी, ये धरती बहनों की राखी, ये धरती पूजा सी पावन, ये धरती ऋषियों का आसन, ये किसने शूल बो दिए। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बहुत बहुत खुश आमदीद मंजर साहब प्रोग्राम शख्सियत में आपका, और बहुत खुशी है कि आज आप हम लोगों के लिए वक्त निकाल पाए और शख्सियत में तशरीफ़ ला पाए। ये मेरे लिए इज़्ज़त की बात है, मेरे लिए ऑनर की बात है कि आपने मुझे याद किया और मैं अपने हिंदुस्तान के साथियों के साथ आज बैठा हूँ यहाँ। सबसे पहले आप ही के अपने बचपन से, आपके माँ बाबा की बातों से और उन यादों से जो हमारी ज़िंदगी का सरमाया होते हैं। देखिए, मेरा एक शेर है कि इस तरह गुजरा है बचपन के खिलौने ना मिले, इस तरह गुजरा है बचपन के खिलौने ना मिले, और जवानी में बुढ़ापे से मुलाकात हुई। तो बचपन तो बड़े मसाइल से मेरा गुज़रा, बड़ी मुश्किलों से गुज़रा। जहाँ तक बचपन का सवाल है, मेरे वालिद अमरावती के अचलपुर बरार के रहने वाले थे और वालदा यूपी से हसवा की थी, फतेहपुर से। और हमारा मरकज़ जो बना भोपाल में, वालदा की गोद में था जब मैं भोपाल आया था। और धीरे धीरे वहीं हम लोगों ने तालीम हासिल करी, फिर उसके बाद वहीं हम लोग रहे, और अब भोपाल का नाम ही मेरे नाम के साथ जुड़ चुका है। ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि तो भोपाली रखा किसने, आपने खुद ने या लोगों ने आपको उससे मंसूब कर लिया? जब मैं 8वीं या 9वीं क्लास में था, उसके बाद मैंने तालीम मुकम्मल करी, BA में आया, तो उस ज़माने में मुझे एक तखल्लुस की ज़रूरत पड़ गई। मेरे कुछ शायर दोस्त थे उस ज़माने के, बुज़ुर्ग शायर, जो उस ज़माने में शायर बहुत मोहब्बत करते थे अपने जूनियर की, अपने जो नए शायर हुआ करते थे उनके साथ बहुत उनका मोहब्बतों का रवैया, प्यार का रवैया रहता था। जो मेरे उस्ताद थे और अभी भी मैं उन्हें उस्ताद ही मानता हूँ, मुझे बहुत कुछ सिखाया उन्होंने और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। तो उनका नाम था रज़ा रामपुरी साहब। अच्छा। जब मैंने शायरी का मुझमें शौक़ पैदा हुआ और अंदर का जो शायर था वो भरने लगा, तो उन्होंने मुझे मंजर भोपाली का तखल्लुस ये मिला। वैसे लिखने का शौक़, जैसे अभी तो आपने बताया कि लिखने लगे, लेकिन कब याद पड़ता है कि आपने कुछ लिखा और फिर आपको लोगों ने सराहा? पहली गज़ल मैंने शायद 80 और 81 के आसपास कह ली थी, मगर वो गज़ल नहीं थी, ऐसी तुकबंदियाँ थीं जो हर इंसान में वो तुकबंदियाँ और एक रुझान होता है आदमी के अंदर। तो मेरी वो गज़ल थी कि कौन बचाए दामन गम से, दिल की दुनिया आपके दम से, मेरी ख़ता पर ध्यान न दीजिए, होती आई है आदम से। ये छोटी बहर की गज़ल थी जो पहली गज़ल मुझे याद आता है कि इस पे मैंने कोशिश की थी। और एक भोपाल के पास एक जगह है देवास,
वहाँ मैंने 82 में जाके इसे एक मुशायरे में पढ़ी थी, जहाँ हिंदुस्तान के बड़े नामवर शोरा ने शिरकत करी थी। कुछ यादगार महफिलों का जिक्र आपसे सुनना चाहूँगी और उन शख्सियतों का जिक्र भी आपसे सुनना चाहूँगी जिन्हें आपको देखने का और सुनने का मौका मिला। एक ऐसे माहौल में होश संभाला कि जहाँ पूरी तरह अदबी माहौल था। उस ज़माने में हमें शेरी भोपाली साहब, कैब भोपाली, असद भोपाली, रज़ा रामपुरी, शत कादरी साहब, अख्तर सईद साहब और ताज भोपाली जैसी शख्सियतों और फ़ज़ल ताबिश जैसे लोग मौजूद थे। जब हमने शेर कहना शुरू किया तो पहले मुझे याद आता है कि एक नवाब दोस्त मोहम्मद ख़ान का किला है वहाँ पर इस्लाम नगर में, तो वहाँ चमन में एक छोटी सी नशित, एक मुशायरा था, तो वो सब शायर वहाँ पे मौजूद थे, तो हम भी वहाँ सुनने पहुँच गए थे। तो हमारे उस्ताद ने और ताज भोपाली साहब ने कहा कि तुम भी दो शेर सुनाओ। तो मैंने उस महफिल में 2 शेर सुनाए थे, मगर वहाँ मेरी जो हौसला अफजाई हुई, मैं समझता हूँ वो मेरे लिए मील का पत्थर साबित हुई। और फिर 87 में मैं बाहर गया, मुल्क के मुशायरों के साथ साथ जो पहला मुशायरा मैंने बैरूनी मुल्क में पढ़ा वो था पाकिस्तान में, इंटरनेशनल मुशायरा था। उसमें भी इत्तेफाक देखिए कि फना निज़ामी, खुमार साहब, कैफ़ी साहब, जगन्नाथ आज़ाद जैसी शख्सियतें मौजूद थीं। हमारा सब्र तुझे खाकी में मिलाएगा, हमारे सब्र का तुझको असर नहीं मालूम, हमारे सब्र का तुझको असर नहीं मालूम। हमेशा टूट के माँ बाप की करो खिदमत, हमेशा टूट के माँ बाप की करो खिदमत। है कितने रोज ये बूढ़े शजर नहीं मालूम, है कितने। देखा जाए तो हर शायर कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से इंस्पायर्ड होता है। आपको किन चीज़ों से तहरीक मिली कि आपने लिखना शुरू किया? देखिए, बचपन में बहुत ही शरीर था और अक्सर मैं लोगों को परेशान करता रहता था, महल्ले के लोगों को। तो मुझे बचपन से ही फूलों से और दरख्तों से बड़ा प्यार था। मैं कभी किसी के गल में गमले से पेड़ उठा के निकाल के ले आता था, कभी फूल तोड़ के ले आता था। तो मैं फूलों से बहुत प्यार करता था। और अभी भी मैंने एक काम किया है बड़ा कि मैंने तकरीबन 1500 शेर दरख्तों पर इंतखाब किए हैं पूरी दुनिया के शायरों के। अच्छा। और वो अब मेरी किताब आ रही है, साये में चले आओ। तो वो एक सदा मुझे मिल गई थी। मेरी वालदा ने, मैं एक पड़ोसी के यहाँ से गमले में से एक पेड़ लेके अपने घर आ गया था। और वो स्कूल में एक कंपटीशन था, तो बड़ा खूबसूरत फूल खिला हुआ था। वो पेड़ ले जाके मैंने वो दरख्त लेके, पौधा ले जाकर उस गमले में का पौधा उसका निकाल कर और स्कूल में पेश कर दिया था। तो उस पर मुझे इनाम भी मिल गया था। मगर जब उन्हें रात में पता चला कि ये शरारत इन्होंने करी है, तो मेरी बहुत पिटाई हुई। और वालदा ने उस ज़माने में कहा था कि अब एक पेड़ की सज़ा ये है कि अब तुम ज़िंदगी में 100 पेड़ लगा के देना। इसने तुम्हारा क्या नुकसान किया था इस पेड़ ने, इस खूबसूरत फूल ने। तो मैंने उसके वालदा के उस हुक्म की तामील में 2000 पेड़ लगाए। अरे वाह। और मैंने पूरे फार्म हाउस में पेड़ ही पेड़ लगाए हैं। अब उन पेड़ों पे शेर लिखे जाएंगे जो मैंने इंतखाब किया है। क्या बात है। वो किताब आएगी और उसी बाग में जो मेरी वालदा का ख्वाब था और मेरी मेहनत है, उस बाग में उस किताब का रस्म इजरा है। उसका नाम है साये में चले आओ। मंजर साहब, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा है। मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें और फिर अपनी राय से हमें नवाजें। आइए देखते हैं। मंजर साहब हमारे भोपाल से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन सारी दुनिया में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। बहैसियत शायर उनकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अरसे दराज से वो मशायरे की दुनिया पर छाए हुए हैं। मंजर साहब, मुझे आपसे मिलकर, आपको देखकर, आपकी शख्सियत से मैं वाकिफ़ हूँ, बल्कि मुझे खुशी होती है आपसे मिलकर हमेशा। आपके मिजाज की जो इंकिसार है, लेकिन आपका इंकिसार जो है वो उस अंदाज़ का है जो हाली को गालिब में नज़र आया था। और हाली ने कहा था गालिब के ताल्लुक़ से कि खाकसारों से खाकसारी थी, सर बुलंदों से इंकिसार न था। ये बहुत अच्छी बात है, आपका वही मामला है। तो ये जो अंदाज़ है, ये शरीफाना अंदाज़, ये बड़ों की इज़्ज़त और एहतराम और ये यानी ये खूबियाँ
अगर किसी में नज़र आती हैं तो और ज़्यादा खुशी होती है बहुत, बल्कि खुशी क्या बल्कि फ़ख्र का एहसास होता है। आप पुरानी अक़दार और रवायात को उसी अंदाज में अपने सीने से लगाए बैठे हैं, इसलिए आपको देख कर, आपको सुनकर दिल से दुआएं निकलती हैं, खुदा आपका मर्तबा और बुलंद फरमाए। ये मंज़र भोपाली हमारे मुशायरों के आसमान के एक ऐसे सितारे हैं जो पहले ही दिन चमकने के बाद चाँद जैसे दिखाई देने लगे। ये इनकी बड़ी खूबी है। जब ये मुशायरों में आए तो जैसे 14 दिन में चाँद जो है 14वीं का बन जाता है, उसी तरह से 14 महीना नहीं लगा कि मंज़र साहब पूरे हिंदुस्तान में इनके शख्सियत का, इनकी शायरी का जो चाँद है उसकी चाँदनी पूरे हिंदुस्तान में छिटक गई। लेकिन जो प्यार, जो मोहब्बत मंज़र को हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, गाँव में, शहरों में, खलीजी मुल्कों में, गल्फ़ कंट्रीज़ में और ख़ास तरीके से अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जो मोहब्बत मंज़र को हासिल है वो शायद हमारे उर्दू के किसी शायर की किस्मत में नहीं है। और अहले भोपाल जो है वो कई पीढ़ियों तक इनके ऊपर फ़ख्र करते रहें, यही मेरी नेक तमन्ना है, यही मेरी दुआ जनाब मंज़र भोपाली के लिए है। क्या बात है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोहतरम जनाब डॉक्टर खालिद महमूद साहब और अनवर जलालपुरी साहब, ये बहुत बड़े लोग हैं। इन्होंने जो नक्श कदम छोड़े हैं या जो नक्श कदम बनाए हैं, मैं इनके उन्हीं नक्श कदम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरी किस्मत है कि ये मैं कहाँ तक पहुँचता हूँ। ये तो बड़े लोग हैं, मगर मैं अगर इनके आसपास भी पहुँच जाऊँगा तो मैं समझूँगा कि मैंने कुछ काम किया है। लोग तो आपको बहुत चाहते हैं और आपकी शायरी को बेपनाह पसंद करते हैं। और अगर आपकी शायरी ही की बात करूं तो जब आप शेर कहते हैं तो किन ख़ास चीज़ों का ख्याल रखते हैं? मेरी मुराद यहाँ पर मीटर, अल्फाज, मौजू का इंतखाब, इन तमाम चीज़ों से। देखिए, जब मैं गीत कहता हूँ तो मुझे जहन में एक पूरा यानी सिचुएशन होती है कि गीत में इस मौजू पे कहूँगा। जब मैं नज़्म कहता हूँ तो नज़्म कहने के लिए भी मुझे पूरा मंजरनामा उसके सामने रहता है कि मैं इस तरह की नज़्म कहूँगा, ये फूल रखे हैं, इनके ऊपर मुझे नज़्म कहना है। मगर जब मैं गज़ल कहता हूँ तो मुझे नहीं मालूम होता कि अगला शेर किस मौजू पे आएगा। और मीटर और काफ़िया और अदीब का तो ख्याल मुझे रखना पड़ता है गज़ल में, और नज़्म में भी मीटर का ख्याल रखना पड़ता है, गीत में भी हमें मीटर का ख्याल रखना पड़ता है। तो सवाल ये आता है कि आप क्या चीज़ कह रहे हैं। गज़ल के बारे में मेरी राय ये है कि गज़ल का पहला मतला तो आप सोच के कह सकते हैं, मगर अगला शेर आप क्या कहेंगे ये आप अगले शेर कहने के बाद ही आपको अंदाज़ा लगेगा कि अगला शेर आप किस तरह से कहेंगे। अच्छा मंजर साहब, मेरे पैनल से एक जिसे कहते हैं ना ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि कुछ तरन्नुम में आप सुना दें हमारी ऑडियंस के लिए भी और हमारे पैनल के लिए भी। इस मुल्क से मैंने जब पहले दिन से शायरी शुरू करी थी, इस मुल्क से मोहब्बत, और मैं समझता हूँ कि यहाँ रहने वाले, मैं तो ये समझता हूँ हिंदुस्तान का हर इंसान जो है सिर्फ़ एक फ़रिश्ता है। इस मुल्क में सिर्फ फ़रिश्ते ही उतारे जाते हैं, वो सिर्फ मोहब्बत ही करते हैं एक दूसरे से। तो मैंने एक गीत के एक बंद सुना देता हूँ जी। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, ये धरती प्रेम का है मधुबन, ये दिल वालों की है धड़कन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये किसने शूल बो दिए। बेटी पर भी है जी, मैं बेटी के सिलसिले में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। हमारे बहुत से ख़ानदानों में बेटियां नहीं होती, मगर वहाँ बहू होती है। बिल्कुल। तो अगर हम बहुओं को भी बेटी की तरह पालें, उनको देखें, उनका नज़रिया बेटी की तरह हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि समाज बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो एक गज़ल के 2-3 शेर बेटियों के सिलसिले में, जिसके लिए मैं पूरी ज़िंदगी के 10-15 साल इसी तहरीक में लगा चुका हूँ।
इनको आंसू भी जो मिल जाए तो मुस्काती हैं, बेटियां तो बड़ी मासूम है जज्बाती हैं, बेटियां तो बड़ी मासूम है जज्बाती हैं। इनसे कायम है तक़द्दुस भी हमारे घर का, सुबह को अपनी नमाजों से ये महकाती हैं, सुबह को अपनी नमाजों से ये महकाती हैं। लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन बेटियां अपनी बुरे वक्त में काम आती हैं, बेटियां अपनी बुरे वक्त में काम आती हैं। बहुत ही हसीन, आंखें नम हो गई मंजर साहब। कुछ लोग आपके और हैं मंजर साहब जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा है, मैं चाहूँगी आप उन्हें भी देखें। आइए देखते। मंजर भोपाली हिंदुस्तान के नौजवान शायरों में जो मकाम रखते हैं वो काबिल रश्क है, और मैं उन्हें उनके साथ, मेरा उनका साथ कोई 25 बरस का है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में पूरी उर्दू दुनिया में जहाँ जहाँ मुशायरे होते हैं मैं उनके साथ रहा, और वो दिलों पर हुकूमत करने का फ़न जानते हैं। उनकी गज़लें ख़ास तौर पर और उनके गीत जिस तरीके से मकबूल हैं पूरी दुनिया में, वो यकीनन उन्हीं का हिस्सा है। मैं उनका बड़ा हूँ, इसलिए दुआएं देता हूँ कि अल्लाह उनको जिस मकाम पर हैं वो और बुलंदी उन्हें अल्लाह दे और ख़ूब तरक्की करें, और इस हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में उर्दू के हवाले से, उर्दू शायरी के हवाले से वो रोशन करते रहें, वो मकबूल होते रहें। मंजर से मेरे ताल्लुकात या मेरी वाक़फ़ियत कम से कम रुबा सदी पे फैली हुई है। 25-30 बरस पहले से मैं मंजर को सुनता आ रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ। हमारी दोस्ती है, हमारे ताल्लुकात हैं पर्सनल लेवल पे उनसे। उनकी शायरी ना सिर्फ़ उनकी ज़ात की, उनके हालात की, उनके इर्द गिर्द की, उनके मुआशरे की, बल्कि उनके वक्त की शायरी है। उनकी शायरी में कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि आप पास्ट की कोई शायरी पढ़ रहे हैं। उनकी शायरी से आपको आज की दुनिया का पता लगता है कि आज की दुनिया में क्या हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि एक सच्ची शायरी उस शख्स की अपनी शायरी, अपने दौर की, अपनी ज़ात की शायरी है। मेरी तमाम तर नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएँ और रहती दुनिया तक उनका नाम रहने की ढेर सारी दुआएँ मंजर के लिए। मंजर भाई आदाब। मैं आपकी शायरी और आपकी आवाज़ दोनों का मद्दा रहा हूँ। आपकी शायरी में जो नए एहसासात हैं, जो नए समाजी मसाइल हैं, उनको आप जिस खूबसूरती से अपनी शेरों में पिरोते हैं, उसे बयान करते हैं, जाहिर है उससे आवाम भी मुतासिर होते हैं और ख़वास भी। आपकी शायरी में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो आज के हालात का तकाज़ा हैं। आपकी शख्सियत में यही नहीं है कि आप बहुत अच्छे शेर कहते हैं, बल्कि आप एक अच्छे इंसान भी हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आज मुशायरों या कफ सम्मेलनों पर जो ज़वाल आया है उसमें बस चंद ही शोरा हैं जिनमें आपका नाम सबसे पहले है कि जो मेयारी कलाम पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मेयार को आइंदा भी बरकरार रखेंगे और जो अदब नवाज हल्का है वो उसकी जहनी और रूहानी आसूदगी का सामान फराहम करते रहेंगे। बहुत चाहते हैं मंजर साहब आपको लोग। ये सब बड़े लोग हैं। देखिए आप फ़रत एहसास साहब जो अमेरिका से आपके स्टूडियो में बोल रहे हैं, मैंने इनके साथ बहुत पूरी दुनिया में मुशायरे पढ़े, और राहत भाई तो मेरे बड़े भाई हैं। इनकी सरपरस्ती तो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी थी। जिस ज़माने में मैंने मुशायरे शुरू किए थे और शायरी शुरू करी थी, तो पहला शख्स था जिसने मेरे सर पे हाथ रखा था, उसका नाम था राहत इंदौरी। और आज तक हम वही बड़े भाई, जैसे उन्होंने खुद ही कहा कि मेरे छोटे भाई की तरह है, तो हमारा रिश्ता वही है कि हम 3 भाई नहीं बल्कि 4 भाई हैं। वैसे मुशायरों से उर्दू को कितनी सांसें मिल जाती? देखिए, जब तक मैं, बुनियाद तो उर्दू है, ज़ुबान है, मुशायरा तो उसके एक चेहरा है। तो जब तक उर्दू मौजूद है, उर्दू रहेगी, तब तक मुशायरा है। मुशायरे में ये ज़रूर है कि मुशायरे ने
पूरी दुनिया में अपना उर्दू को पहचान कराई। बहुत से ऐसे लोग थे जो उर्दू नहीं जानते थे। अब मुशायरे अमेरिका और यूरोप के मुशायरे में कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि कुछ अंग्रेज़ लोग आके बैठते हैं, वो पड़ोस में जो बैठा हुआ सामीन है उससे पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। तो उर्दू के लिए उनमें एक दिलचस्पी पैदा होती है। मुशायरों में गुटबंदी की भी खबरें मिलती हैं, तो ये जो गुटबंदी है ये मतलब उर्दू की अस्मिता को या उर्दू के चाहने वालों को कितनी बड़ी ठेस है ये? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैंने तकरीबन 35 साल हो गए इस मुशायरे में। पहले दिन से इस गुटबंदी का सामना किया, जो आप सियासत कह रही हैं जी। उस सियासत का, मुशायरे की सियासत का सामना कर रहा हूँ, करता रहा हूँ। मगर इससे मुशायरे में आने वाला कोई जिसमें टैलेंट है, जिसमें सलाहियतें हैं, उसे कभी सियासत नहीं रोक सकती। ये मेरा पूरा 35 साल का तजुर्बा है कि अगर कोई अच्छा शायर है तो वो देर से आएगा, मगर जिस वक्त वो आ जाएगा माइक पे, उस वक्त फिर वो सारी सियासत और सारी गुटबंदी उसके ख़िलाफ़ तोड़ दी जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसमें इतनी सलाहियत है कि फिर कोई रोक नहीं पाता। चलते चलते आपकी पसंद का एक गीत हम ज़रूर सुनना चाहेंगे जो आपने भी कभी गुनगुनाया हो, और अगर आप गुनगुना के सुना दें तो बहुत ही बढ़िया। एक गाना मुझे बहुत पसंद है और अक्सर और बेशतर जब मुझे फुर्सत के लम्हे मिलते हैं तो मैं वो गाना ज़रूर सुनता हूँ, वो गीत ज़रूर सुनता हूँ। वो पाकिज़ा फिल्म का है, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। तो मंजर साहब, आज आप शख्सियत में तशरीफ़ लाए, आपका बेपनाह शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।